चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू के ट्यूशन पर। जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्लास 12 के हिंदी में चैप्टर 1 बातचीत को पढ़ा था और उसके लेखक के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग बातचीत के लेक्चर 1 में देखा था कि इसके लेखक कौन है जी, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो क्या है, एक गद्यकार हैं जो कि इस गद्य को लिखे हैं। और पूछेगा अगर क्वेश्चन की बातचीत जो है वो पाठ की कौन सी विधा है, तो आप लोग क्या बताइएगा जी, एक निबंध है। बातचीत जो है एक निबंध है। तो चलिए, ये सब जो है पिछले क्लास में तो हो ही गया है। आगे हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आगे है हमारा कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। जो यूरोप है वहाँ के लोगों में क्या है जी, बातचीत करने का एक बहुत अच्छा हुनर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ के लोगों में बातचीत करने का अच्छा हुनर है, तो क्या बताइएगा जी, यूरोप। और कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। और कह रहा है कि सुअद गोष्ठी इसी का नाम है। मतलब आप लोग क्या याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की शैली को क्या कहते हैं, क्या बताइएगा आप लोग, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी को हम लोग जो है सुहद गोष्ठी भी कहते हैं। सुहद गोष्ठी, याद रखिएगा। सुहद गोष्ठी किसका नाम है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का ही नाम है। और पूछा था अभी पिछले एग्जाम में पूछा था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप लोग अभी समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। यूरोप के लोगों में यह बातचीत करने का सबसे अच्छा कला को मानी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो इसमें ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जो कि हमें सुनने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चुटकुला छोड़े जाते हैं, बोलते बोलते ही बातों के बीच में कुछ कुछ प्रसंग को भी और व्यंग को भी छोड़े जाते हैं ताकि हम लोग को सुनने में अच्छा लगे, सुनने वाला बहुत ज़्यादा खुश हो। ठीक है, अब आगे कहता है कि सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मतलब कि बोल रहा है कि वहाँ पर वैसे बातचीत किए जाते हैं जो कि अभी हम लोग के जो आजकल के पंडित लोग हैं उन लोग को वैसा बातचीत करने कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी में समान और उनकी नीरस काँव काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरट कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायात के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काम करते रहेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे घंटे भर तक अपना हल्ला गुला करते रहेंगे लेकिन वहाँ पे कुछ भी मिलेगा नहीं। ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनी और कारखानों आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों कोई बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि हजारों मनुष्यों से उनकी जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। मतलब कि अगर कोई छोटे मोटे कंपनी या कारखाने के मालिक हुए तो वो भी पहले 2 लोगों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बातचीत करते करते अपना वो लोग कंपनी को फैलाने लगते हैं। वो पहले 100 लोगों में, फिर 1000 लोगों में, फिर करते करते लाखों में होने लगती है। ठीक है, अब कह रहा है कि 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती है, अनुभव और दूरदेशी से खाली नहीं होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाएगा, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी होती है। बात कह रहा है कि देखिए 25 वर्ष के लोग होते हैं, उससे ऊपर के एक बातचीत करते हैं और एक क्या करते हैं जी, 25 से नीचे के लोग बातचीत करते हैं। तो कह रहा है कि अगर 25 से ऊपर के लोग होंगे तो इसमें क्या होगा जी, बातचीत पे कुछ अनुभव होगा। ठीक है, उनमें बातचीत करेंगे तो उनमें कुछ अनुभव पाया जाएगा, कुछ अच्छी बातें बताएंगे। ठीक है, और लेकिन इन लोगों में क्या होगा जी, अनुभव वगैरह कैंसिल रहेगा। इन लोग ऐसे बातचीत करेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये बात बोल रहा है कि इन लोगों में जो 25 से नीचे वाले लोग होंगे, जैसे हम लोग के एज वाले जो होंगे, उन लोगों में क्या होगा जी, बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा उसमें दिल बहाव और ताजगी रहती है। मतलब कि
कुछ मज़ा वाले बातें करते हैं लोग, और ये लोग क्या करते हैं जी, अनुभव वाला सारगर्भित बातें करते हैं जो कि हमें कुछ शिक्षा देती है। अब कह रहा है कि यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता होती है बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह से संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो हमारी कृपा या तो हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर उसके यहाँ परमार्थ हो या कृतार्थ हो। अब कहता है कि पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि होगी, और अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो हमें बिना बुलाना जाना वहाँ पे अनादर का मूल है। क्या होगा, अगर हम मान लीजिए किसी के यहाँ गए तो वो तो उसके बुलाए के बिना ही गए हैं, और वो क्या होगा जी, हमारा अनादर माना जाएगा। और अगर कोई हमारे यहाँ आता है, अगर हम लोग उसका अच्छे से सेवा पानी नहीं करें तो क्या होगा जी, उसका शिष्टाचार में कमी होगी। तो यही कह रहा है कि जो बातचीत है वो दो तरह का से हो सकता है। कैसे हो सकता है जी, दो तरीके से। एक तो हम उसके पास में जाएं या तो वो हमारे पास में आ जाए। तो अगर हम उसके पास में जाते हैं तो बिना बुलाए जाएंगे तो हमें भी अपना आदर में त्रुटि लगेगा, और अगर वो हमारे पास में आता है, अगर हमारी सेवा में कुछ कमी हो जाए तो भी उसको क्या होगा जी, बुरा लगेगा। यही कह रहा है कि शिष्टाचार में त्रुटि दोनों प्रकार से हो सकती है, या तो हम भी जाएं उसके यहाँ या वो हमारे यहाँ है। कह रहा है इसीलिए कि अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम वहाँ पे गए हैं और हमारे मन के मुताबिक कोई वहाँ पे सेवा सत्कार नहीं हुआ, बर्ताव नहीं हुआ, तो हम लोग को अपने मन में क्या हो जाएगा, एक दुश्मनी पैदा हो जाएगा, उसके प्रति क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगी। यही कह रहा है, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करना हम यही समझते हैं कि हम जो हैं वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप से बातचीत कर लिया करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं कि हम लोग जो हैं एक दूसरे से, दूसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से बातचीत ना कर क्या करें कि हम लोग अपने आप में ऐसा शक्ति पैदा करें कि हम लोग क्या करें जी, खुद से बात करें। ठीक है, ये बहुत अच्छा बात बोले हैं, खुद से, यानी कि अपने आप से बातचीत करें। अगर कोई व्यक्ति ये कला अपने आप में अपना ले तो उसके लिए और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। अब कह रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार की एक बड़ी भारी आईना है। ठीक है, हमारे जो भीतर का अपने आप जो इतना सारा माहौल में हम लोग रहते हैं, तो अपने अंदर ही इतना हम लोग का संसार बन चुका है कि जितना भी संसार के लोग बातचीत कर रहे हैं उन सभी का हम लोग के अंदर है। ठीक है, वो लोग क्या बुरा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, वो सब बातें हम लोग के अंदर खुद ही है। तो हम लोग को दूसरे से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर दूसरे से बातचीत करेंगे तो कभी ना कभी झगड़ा लड़ाई हो सकता है। हाँ, कुछ बुरा बात हो सकता है, कुछ मुंह से उल्टा सीधा निकल जाए तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन हम लोग अगर खुद से बातचीत करें अपने मन में, तो जो भी गलती होगा हम लोग को खुद से मालूम चलेगा। इसलिए वो कवि बोल रहे हैं कि हम लोग को शांत चित्त से अकेले में बैठकर और क्या करना चाहिए जी, खुद से बातचीत करना चाहिए। वह कह रहा है कि जिसमें चाहो जैसी वैसी सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं है। वही बोले कि हम लोग कुछ भी गलत करते हैं तो वो भी हम लोग को मालूम चलेगा, कुछ अच्छा करेंगे तो वो भी हमें मालूम चलेगा। और जी जो है एक जैसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान का सर में क्या कम दिल बहाव है। वही बोल रहा है कि हम लोग के अंदर में ही कुछ कम दिल बहाव थोड़े है कि दूसरे से हम लोग बातचीत करने जाएं। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। जो मित्र जो हैं वो आपस में बातचीत करते हैं वो इसकी 16वीं कला में भी नहीं जा सका, ये बोल रहे हैं कवि। ठीक है, इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है। इसको क्या कहते हैं जी, अपने आप से बातचीत करने को, इसको हम लोग कहते हैं ध्यान। ठीक है, ध्यान कहिए या मनोयोग कहिए। मनोयोग मतलब मन को शांत करके योग करिए, ध्यान करिए या चित्त को एकाग्र कीजिए। ठीक है, यही कला है। आगे कह रहा है कि वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी भी अपने अंदर मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य है। मतलब कि ये जो कला है एक दिन का नहीं है। ठीक है, अगर एक दिन में आप लोग चाहें कि मनोयोग कर ले तो ये असंभव है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके वर्षों तक, चाहिए 2 महीना 4 महीना करते करते साल भर तक ये प्रक्रिया करते रहें तो आप लोग समझिए कि वो अहोभाग्य है। ठीक है, थोड़ा सा भी उसमें अगर आप लोग अपने मन से बातचीत कर सकते हैं तो बहुत खुशी की बात मानी जाएगी।
अब कह रहा है कि एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा का तरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। यदि हम उसे अपने काबू में कर ले तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। मतलब कि अगर हम लोग अपने आप पे कंट्रोल कर ले, बात बात पे कुछ उल्टा सीधा बोले नहीं, क्रोध नहीं आए, तो हम लोग बड़े बड़े शत्रुओं से भी जीत सकते हैं, है कि नहीं है। अब कह रहा है कि इसलिए अवाक रह, अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एक मात्र सोपान है। सोपान का मतलब क्या होता है जी? सीढ़ी। तो बात समझ गए होंगे आप लोग कि इस पूरे चैप्टर से जो है कवि हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे से बातचीत ना करके क्या करें कि हम लोग खुद से एक जगह पर बैठकर और शांतचित्त होकर क्या करें? ध्यान करें, मनोयोग करें और अपने आप से बातचीत करें, तो वह बातचीत करने का सबसे अच्छा साधन माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा जी? हमें अपने गलतियों के बारे में, हमें अपने अच्छाइयों के बारे में सब कुछ अपने आप से मालूम हो जाएगा। तो यह जो चैप्टर है आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया है। पार्ट 1 को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और आज यह चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।